तस्निम न्यूज एजेंसी ने पायलट को पकड़ने और अमेरिका के एक फाइटर जेट को पॉसिबली उन्होंने कहा है गिराने का दावा किया है। अगर वाकई ईरान ने अमेरिका के पायलट को पकड़ लिया है तो इस युद्ध में ये बहुत बड़ा मोड़ होगा। हालांकि इस दावे की अभी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के टीवी चैनल्स पर ऐसे वीडियोस मिल रहे हैं जिनमें वो अपने देश की जनता से अमेरिका के इस पायलट को पकड़ने की अपील कर रहे हैं और बाकायदा कह रहे हैं इसे मारे नहीं और जो इसे पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। आज आपको 35 दिन के इस युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 35 शेड्स भी दिखाएंगे। 35 शेड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही उनके सीज फायर के दावे में सेंधमारी भी दिखाएंगे। जब हाफ सीज फायर के दौरान ही अमेरिका ने ईरान में बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में अमेरिका ने ईरान के पुल पर जबरदस्त बमबारी की। इस पुल के पास ईरान के सैकड़ों लोग एक त्योहार मनाने में जुटे थे, ऐसा ईरान का दावा है। जब इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था तो फिर से यहां पर हमला किया गया। इस हमले में आम लोगों को निशाना बनाने और पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की वजह से अमेरिका सवालों में है, लेकिन अमेरिका ने दावा किया है कि इस पुल का इस्तेमाल ईरान की सेना कर रही थी। ट्रंप ने धमकी दी है कि अब अमेरिका का निशाना ईरान के पुल और पावर प्लांट्स होंगे। जी हां, ब्रिजेस एंड पावर प्लांट्स। अगर अमेरिका ने ऐसा कर दिया तो इससे एक बड़ा झटका उन्हें भी लग सकता है, क्योंकि अब ईरान बदला लेने के लिए सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के पुल, उनके पावर प्लांट्स, उन पर जोरदार हमला करेगा। आज ईरान ने बाकायदा एक पूरी हिट लिस्ट जारी की है पुलों की। तमाम लोग जो शोर मचा रहे थे कि भारत को ईरान की मदद करनी चाहिए क्योंकि खामनेई को वो रहबर मानते हैं, यहां तक कि तमाम लोग पैसा, जेवरात ईरान के लिए दान कर रहे हैं। तब आज हम आपको ये बताएंगे कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी, चाहे मुकाबला चीन से था, चाहे मुकाबला पाकिस्तान से, तब ईरान ने क्या भारत की मदद की? 1961 युद्ध, 1965 युद्ध, 1971 युद्ध, 1999 का करगिल युद्ध, 26/11 का हमला, उरी, पुलवामा, पहलगांव हमले के वक्त ईरान ने भारत का कितना साथ दिया और भारत को कितनी मदद मिली, आज आपको यह भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो है वो ईरान से आ रही है, जहां आईआरजीसी ने अमेरिका के एक F-35 फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराने का दावा कर दिया है। आईआरजीसी के लिए काम करने वाली तस्निम न्यूज एजेंसी ने इस लड़ाकू विमान के मलबे की कुछ तस्वीरें जारी कर दी है। हालांकि इस मलबे को देखकर यह माना जा रहा है कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का मलबा नहीं है, बल्कि अमेरिका के F-15 ईगल एयरक्राफ्ट का मलबा हो सकता है, 15E का। तस्निम न्यूज एजेंसी का यह भी दावा है कि जब ईरान ने इस विमान को निशाना बनाया उस वक्त उसके पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। और इस न्यूज एजेंसी का दावा यह भी है कि अमेरिका की तरफ से इस पायलट को रेस्क्यू करने की भी कोशिशें हुई है, लेकिन ऐसी आशंका है कि ईरान की सेना ने इस अमेरिकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि बंधक बना लिया है और यह अब उसकी हिरासत में हो सकता है। हम ईरानी मीडिया के हवाले से ही ये तमाम खबरें आपको बता रहे हैं। हालांकि इस दावे की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने कहा है कि ये पूरी घटना ईरान की सीमा के पास उस प्रांत में हुई है जिसे कोगी लुए और बोयर अहमद प्रांत कहा जाता है। ईरान का ये प्रांत इराक की सीमा से लगा है और यहां से कुवैत की दूरी भी सिर्फ 270 किलोमीटर है। बड़ी बात यह है कि इस घटना पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। ना तो अमेरिका ने इस घटना को अब तक खारिज किया है और ना इसे स्वीकार किया है। बीते दिन जब डॉग फाइट की तस्वीरें आई थी तब अमेरिका ने कहा था कि उनका कोई भी विमान, कोई भी फाइटर जेट नहीं गिरा है। इधर ऊपर से ईरान की सेना, सरकार भी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं कह रही है, लेकिन ये वीडियो काफी कुछ बता रहे हैं। रशिया का RT-TV, रशिया के RT-TV के मुताबिक ईरान के न्यूज चैनल्स पर लोगों से यह अपील की जा रही है कि उन्हें यह अमेरिकी पायलट जहां कहीं भी मिले उसे जिंदा पकड़ लीजिए। जो कोई भी ईरान की सेना को इसी अमेरिकी पायलट के बारे में सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका का पायलट कहां है, लेकिन अगर ईरान इसे बंधक बनाने में कामयाब हो जाता है तो वो इसका पूरा फायदा उठाएगा। यह स्थिति अमेरिका को वापस से साल 1979 में ले जाएगी, 1979, जब इस्लामिक क्रांति के बाद तेहरान में ईरान की सरकार से जुड़े लोगों ने अमेरिकी दूतावास के 53 लोगों को बंधक बना लिया था। और जब इन बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया था, तब उसका एक हेलीकॉप्टर ईरान में क्रैश हो गया जिसमें उसके 8 सैनिकों के शव ईरान में ही रह गए थे।
तब ईरान ने इन अमेरिकी सैनिकों के शव अमेरिका को लौटाने से इनकार कर दिया था और अमेरिका को इसके लिए 11 दिनों तक इंतजार कराया था। कहने का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थितियां लेवरेज की तरह अक्सर इस्तेमाल होती हैं। ईरान तो एक बार अमेरिका के साथ ऐसा कर भी चुका है और अब पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर रहेगी कि ये अमेरिका, जो अमेरिकी पायलट है, वो कहां है और अगर ये ईरान में पकड़े गए तो फिर इस युद्ध में अमेरिका के लिए बड़ा सेटबैक होगा। ईरान के जिस B1 ब्रिज पर अमेरिका ने हमला किया वो कोई मामूली ब्रिज नहीं था। आइए बताते हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज था जो जमीन की सतह से 156 किलोमीटर ऊंचा था। तेहरान को कराच शहर से जोड़ने वाले इस ब्रिज पर ईरान ने $400 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 3,705 करोड़ रुपए खर्च किए थे और ईरान मानता था कि इस ब्रिज से तेहरान के पड़ोसी प्रांतों में विकास और कारोबार बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका ने इसके 2 टुकड़े कर दिए और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका जश्न मनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना है जिसने अभी तक ईरान में बची हुई चीजों को नष्ट करना भी शुरू नहीं किया है। उन्होंने धमकी दी कि ईरान में अमेरिका का अगला निशाना उसके पुल और पावर प्लांट्स होंगे और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अब ईरान की सरकार को पता है कि उसे क्या करना है और जो भी करना है उसे जल्दी ही करना है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना बनाकर ईरान पर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन दुनिया अब यह कह रही है कि क्या अमेरिका ईरान में युद्ध अपराध कर रहा है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका जो पुल और इमारतें गिरा रहा है वो तो फिर से बन जाएंगे, लेकिन इससे अमेरिका की छवि को जो नुकसान हो रहा है वो कभी ठीक नहीं होगी। खतरनाक बात यह है कि पहले इस युद्ध में सैन्य ठिकानों के बदले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की लड़ाई थी कि भाई आप हमारे आर्मी बेसिस पर हमले कर रहे हैं, हम आपके आर्मी बेसिस पर। फिर इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर, पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ये लड़ाई तेल के बदले तेल, गैस के बदले गैस की बन गई। और अब जब अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज पर बम दागे हैं तो ये लड़ाई पुल के बदले पुल और पावर प्लांट्स के बदले पावर प्लांट्स की बन गई है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा है कि खाड़ी देशों के 8 पुल IRGC की हिट लिस्ट में आ गए हैं और ईरान अब इन पुलों को अपनी मिसाइलों से उड़ाने की धमकी दे रहा है। आगे के वो पुल मिडिल ईस्ट के जो ईरान की हिट लिस्ट पर है, बाकी के 4 पुल जॉर्डन में है। इनमें किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, अब्दौन ब्रिज को ईरान ने अपनी हिट लिस्ट में बताया। और अगर ये ब्रिज ईरान की मिसाइलों, आत्मघाती ड्रोन्स का निशाना बनते हैं तो जॉर्डन में भी भारी तबाही होगी। इससे आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका ने शायद ईरान के B1 ब्रिज पर बॉम्ब बरसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल को भी लग रहा है कि अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए था। अब देखिए कैसा खेल हो रहा है। आपको याद होगा जब पार्स गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला कर दिया तो अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, और इजराइल ने भी सामने आकर कह दिया कि हमने नहीं बताया था अमेरिका को, जबकि कौन इस पर विश्वास करेगा। अब इस बार जब पुल पर हमला हुआ है और पुल पर हमले करने की पूरी हिटलिस्ट ईरान जारी कर रहा है तो इजराइल ने अपने एक नए बयान में कह दिया है कि अमेरिका के इस हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और यह हमला अकेले अमेरिका का था, उसका नहीं। इजराइल ने यह स्पष्टीकरण इसलिए दिया है क्योंकि उसे भी डर है कि अमेरिका के हमले के कारण ईरान उसके पुलों को निशाना बना सकता है। भाई उसके मिसाइल की रेंज में सबसे पहले तो इजराइल ही है। यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका से डील नहीं की तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। लेकिन खुद पश्चिमी मीडिया को लगता है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो उसे बहुत बड़ी गलती होगी। आप इस ग्राफिक्स को अब देखिए। ईरान में बिजली उत्पादन जो होता है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ईरान का जो पावर ग्रिड सिस्टम, देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ब्रिजेस, तो ब्रिज तोड़ ही दिया पावर प्लांट्स की, लेकिन दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं कि हम पूरा जो एनर्जी है वहां पर खत्म कर देंगे, बिजली के लिए तरसा देंगे। वो कह रहे हैं कि पूरा जो पावर प्लांट्स है उस पर हम हमले करेंगे। लेकिन इस पर भी ईरान ने बड़ा काम किया है। ईरान का पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी एक जगह पर या 5 जगह पर हमला कर देने से उसकी बिजली, पूरी तरह से बिजली आपूर्ति आप नहीं रोक पाएंगे। तो इसको ध्यान से समझिए। ईरान का पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि ईरान में बड़े पावर प्लांट्स नहीं है, बल्कि इसकी जगह छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस हिस्से में आइए, हाइड्रो पावर प्लांट्स उसके हैं 9, इसके ऑयल पावर प्लांट्स हैं 6, गैस पावर प्लांट्स हैं 10, कंबाइंड पावर प्लांट्स हैं 9 और न्यूक्लियर पावर प्लांट है 1।
तो अलग अलग जगहों पर उसके पावर प्लांट थे। और जब आप ये देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये गिनती शुरू कीजिए 1 2 3 4, मतलब आप देखिए कितने सारे उसके पावर प्लांट्स हैं जो अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और इसीलिए किसी एक जगह पर हमला करने से कुछ नहीं होगा। अब अगर अमेरिका इनमें से कुछ पावर प्लांट्स को उड़ा भी देता है तब भी इससे पूरे ईरान में ब्लैकआउट नहीं होगा। इससे कुछ जगहों पर बिजली जरूर जा सकती है लेकिन पूरे ईरान में ब्लैकआउट नहीं होगा। और यहां भी अमेरिका की रणनीति बैकफायर कर सकती है। ईरान में 130 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनमें 95% बिजली की आपूर्ति होती है। इनमें कई पावर प्लांट्स की लोकेशन ऐसी है वहां अमेरिका के लिए हवाई हमले करना आसान ही नहीं होगा। अमेरिका सोच तो यही रहा है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करके उस पर दबाव बना देगा, घुटनों पर ले आएगा। लेकिन सच ये है कि अगर ईरान ने भी खाड़ी देशों के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू कर दिए तो ये लड़ाई पावर प्लांट्स के बदले पावर प्लांट्स को तबाह करने की बन जाएगी। और अमेरिका यहां दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा, क्योंकि उसके बाद तमाम खाड़ी देशों में, तमाम इस पूरे इलाके में ऐसी तबाही मचेगी जिसका भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा नहीं है, खाड़ी देश में जब भी युद्ध हुआ, इससे पहले भी हुआ है, तब भी विश्व के अनेकों देश इससे प्रभावित हुए और इस बार भी वैसा ही होगा। अब तक इस लड़ाई में ईरान ने एक ही युद्ध नीति को अपनाया है। वो युद्ध नीति ये है कि अमेरिका ईरान में जिन ढांचों को निशाना बनाएगा उन्हीं ढांचों को ईरान खाड़ी देशों में टारगेट करेगा। और आज भी उसने ऐसा ही किया। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उनसे जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार ड्रोन अटैक्स किए हैं। तो कहां उसने तमाम जो ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी सेना के एक वेयरहाउस पर ड्रोन से हमला किया। कुवैत में तैनात अमेरिकी सेना की आर्मर्ड ब्रिगेड मैकेनाइज्ड बटालियन को निशाना बनाया। बहरीन में एक बड़े एल्यूमिनियम स्मेल्टर पर भी हमला किया। बताया जा रहा है कि यह प्लांट अमेरिकी सेना को महत्वपूर्ण सहायता संसाधन उपलब्ध करा रहा था, लेकिन ईरान ने इसे भी ध्वस्त कर दिया। खाड़ी देशों के साथ ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। पेटा टिकवा शहर से तबाही की ऐसी तस्वीर आई है जो ये बताती है कि इजराइल भी इस युद्ध में ईरान की मिसाइलों से पूरी तरह से नहीं बच पा रहा। लगभग सभी तस्वीरों में घरों की छतें पूरी तरह ध्वस्त हैं, दीवारें ढही हैं, कांच के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात यह है कि इजराइल के हाइफा शहर में कई जगहों पर क्लस्टर म्यूनिशन के गिरने की खबरें हैं। इस हमले में मुख्य रूप से नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से निकले क्लस्टर हथियार के घरों पर गिरने की वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। आम लोगों पर ईरान भी ये बॉम्ब गिरा रहा है और उधर फिर मानवीयता की दुहाई देता है। लेकिन देखिए इजराइल में जो हो रहा है। פרנסיס בבית בגן. איפה האוטו שלך? פרנסיס בבית בגן. איפה האוטו שלך? ईरान के जिस नेवी कमांडर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था, उसे अंतिम विदाई देने के लिए ईरान के अबादान शहर में हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। तस्वीरों में अली रेजा तंगसीरी के शव को ईरान के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ दिखाया गया और लोगों की भारी भीड़ ईरान में तंगसीरी की लोकप्रियता को दिखा रही थी। क्या आपने ये सोचा है कि इस युद्ध में ईरान को अमेरिका से आगे क्यों माना जा रहा है? वो भी तब जब ईरान में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, सबसे ज्यादा बमबारी हुई है, ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हुई है, सेना, IRGC के लगभग सभी कमांडर्स मारे जा चुके हैं। ईरान पहले से कम मिसाइलें हमले कर रहा है। ईरान में महंगाई के कारण आर्थिक अस्थिरता अपने चरम पर है। इतना कुछ होने के बाद भी क्या सोचा है कि दुनिया ईरान को अमेरिका से आगे क्यों रख रही है? इसका कारण है ईरान की एकजुटता। अमेरिका और इजराइल ने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन वो ईरान के नेताओं, लोगों, सेना को डरा नहीं पा रहे। बार बार कहने पर भी अपनी रिजीम के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे। आज भी वहां मौत के डर से कोई कमांडर, नेता, नागरिक
ईरान छोड़कर भागता हुआ दिखा है। ईरान में लगातार उसके शीर्ष कमांडर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नए नए कमांडर्स आगे आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनमें कोई डर नहीं दिख रहा है। ईरान के लोग भी कह रहे हैं कि वो सेना में भर्ती होकर इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। अब तक 70 लाख लोग ईरान की सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन दे चुके हैं। 70 लाख। अमेरिका के ज्यादातर लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में इस युद्ध पर घमासान मचा है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से लेकर नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड इस युद्ध के पक्ष में नहीं बताई जा रही हैं। और अब तो बीच युद्ध में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया है। 61 साल के जनरल रैंडी जॉर्ज 2023 में अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। उनका कार्यकाल 4 सालों का था, जो 2027 में खत्म होना था, लेकिन आज उन्हें उनके पद से रिटायर कर दिया गया। सीबीएस का दावा है कि जनरल रैंडी जॉर्ज राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पीट हेग्सेथ के उस फैसले का भी विरोध किया जिसमें उन्होंने 29 में से 4 सैन्य अधिकारियों के प्रमोशन को रोक दिया था। इसमें 2 महिला अधिकारी थी और 2 अश्वेत अधिकारी थे। पीट हेग्सेथ पर आरोप लगा कि पहले तो उन्होंने इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाया। कई अमेरिकी सैनिकों को यह कहा गया कि ईरान युद्ध ईश्वर की योजना का हिस्सा है और यह लड़ाई ईसा मसीह को वापस धरती पर लाने से जुड़ी है। मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया। इसके बाद वो युद्ध के बीच सेना में नस्लीय भेदभाव करने लगे। ऊपर से जनरल रैंडी जॉर्ज पर यह आरोप लगा दिया उन्होंने कि वो राष्ट्रपति ट्रंप और उनके विजन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यह सब भी तब हुआ जब पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा कर रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीट हेग्सेथ ईरान में जमीनी युद्ध लड़ना चाहते हैं। अब सोचिए, अमेरिकी सैनिकों को ईरान में खार्ग आइलैंड कहीं पर भी इस वक्त उतारना कितना खतरे बड़ा रिस्क वाला मामला होगा। अब इससे यह सवाल उठता है कि क्या इसी वजह से जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया गया। इसकी चर्चा बड़ी तेज है। जनरल रैंडी जॉर्ज इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में तैनात रह चुके हैं। उन्होंने ग्राउंड वॉरफेयर को नजदीक से देखा है और दावा है कि इस युद्ध में वो भी ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ थे, लेकिन इसी के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। किसने सोचा था कि जब अमेरिका और ईरान का युद्ध होगा तो ईरान में 70 लाख लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाएंगे और अमेरिका में सेना के प्रमुख को ही जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। जनरल रैंडी जॉर्ज के अलावा पीट हेग्सेथ ने 2 और सैन्य अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। इनमें पहले हैं जनरल डेविड हॉडने, जो अमेरिकी सेना की ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के हेड थे। ये वही विभाग है जिसे जनरल रैंडी जॉर्ज ने खुद बनाया था। दूसरे अधिकारी हैं मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, जो अमेरिकी सेना के टॉप शैपलेन थे। ये एक ऐसा धार्मिक पद होता है जिसमें शैपलेन बनने वाला अधिकारी अपने सैनिकों, उनके परिवारों को धार्मिक सहायता, नैतिक मार्गदर्शन, गोपनीय सलाह देता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। ये बात हर किसी को अजीब लग रही है कि जब ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले सैनिकों को धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तभी पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना के टॉप शैपलेन को क्यों हटाया। इसी हफ्ते हमने आपको यह बताया था कि पीट हेग्सेथ को व्हाइट नेशनलिज्म का कट्टर समर्थक माना जाता है। उनके सीने पर जेरूसलम क्रॉस का एक ऐसा टैटू है जिसके कारण उन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से हटा दिया गया था और इसी के बाद सेना को छोड़कर पीट हेग्सेथ राजनीति में आए थे और उन पर यह आरोप लगता है कि वो अपने तरीके से अमेरिकी सेना को चलाना चाहते हैं। पिछले 1 साल में पीट हेग्सेथ अमेरिकी सेना के ऐसे 12 अधिकारियों को जबरदस्ती हटा चुके हैं जो 3 और 4 स्टार रैंक के ऑफिसर्स थे और अब तो उन्होंने सेना प्रमुख को ही रिटायर करवा दिया है। अमेरिकी सेना युद्ध के बीच इस तरह के टकराव से गुजरेगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा सेना में भी हो रहा है और सरकार में भी एक बहुत बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, पॉलिटिको और द अटलांटिक की नई रिपोर्ट में दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक, एफबीआई के डायरेक्टर कैश पटेल, नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड, श्रम मंत्री शावेज डिरेमा और सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल को उनके पद से हटाने वाले हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में ईरान युद्ध का विरोध किया या जो युद्ध के मुद्दे पर पीट हेग्सेथ के विचारों के खिलाफ रहे। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा झगड़ा होता है उसकी अपने घर में भी किसी से नहीं बनती। जिसका सबसे झगड़ा वो आदतन घर में भी झगड़ता है और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप पर
आज फिर बैठ रही है। पहले तो वो सिर्फ ईरान से लड़ रहे थे, फिर वो यूरोपीय देशों से लड़ने लगे, फिर नेटो से लड़ने लगे। अब उनकी ये लड़ाई उनकी टीम अमेरिका की सेना तक पहुंच गई है और यही कारण है कि इस युद्ध में अमेरिका सुपर पावर होते हुए भी ईरान से पीछे दिख रहा है, क्योंकि ईरान की एकजुटता, उसका हौसला, उसकी ताकत दिख रही है और दोनों देशों में एक बड़ा अंतर है एकता का, यूनिटी। ईरान की एकता उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई है, जबकि अमेरिका में चल रहे मतभेद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा लक्ष्य था ईरान की नौसेना को पूरी तरह खत्म कर देना, लेकिन यह लक्ष्य भी पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ। आज भी ईरान की नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लंगर डालकर बैठी है और खुद अमेरिका की नौसेना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही। पूरी तरह से ईरान का हॉर्मुज पर कब्जा है। राष्ट्रपति ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को हॉर्मुज के तेल की कोई जरूरत नहीं है और जिसे जरूरत है खुद जाए, खुद ही रास्ता खुलवाए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को कोई ये तो बताए कि पहले हॉर्मुज खुला ही था, युद्ध छेड़कर आपने इसको बंद करवाया। राष्ट्रपति ट्रंप का तीसरा लक्ष्य हिजबुल्ला हूती इराक में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को जड़ से मिटाना, लेकिन इसमें भी अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली। हिजबुल्ला और हूती अब भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इराक में भी ईरान के मिलिशिया ग्रुप अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि इराक में मिलिट्री ठिकाने नष्ट होने से अमेरिकी सैनिकों को होटल में छिप कर रहना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का चौथा लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। क्या यह लक्ष्य हासिल हुआ है? इसका पूरा जवाब और सच से जुड़ा हुआ जवाब किसी के पास नहीं। आज भी वो खुद ही बता रहे हैं कि ईरान के पास 440 ग्राम यूरेनियम है, सुरक्षित रखा हुआ है। वो चाह रहे हैं कि वो यूरेनियम ईरान उनको सौंप दे, जिसमें वो 440 जो किलोग्राम यूरेनियम है उसमें से कम 11 परमाणु हथियार ईरान बना सकता है। और राष्ट्रपति ट्रंप का पांचवा लक्ष्य ईरान में रिजीम चेंज। यह सच है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म करने में अमेरिका और इजराइल को कामयाबी मिली, लेकिन रिजीम चेंज कौन सा चेंज हुआ? अगर ईरान को बस एक नए आयतल्ला मिल गए, आयतल्ला अली खामेनेई की जगह उनके बेटे आयतल्ला मुश्तबा खामेनेई। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान के सभी पुराने नेता मारे जा चुके हैं, उनकी जगह आए नए नेता कम कट्टर हैं, इसलिए रिजीम चेंज हो चुका है। ऐसा है ही नहीं। हाँ, जो पहले से राष्ट्रपति पेजेश्कियान थे वो अब भी बने हुए हैं और जो पहले से अब्बास अरागची विदेश मंत्री थे वो अभी भी बने हुए हैं। बाकी की पुरानी लीडरशिप तो जस की तस बनी हुई है। हकीकत यह है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, वरना हकीकत तो यह है कि ईरान में रिजीम चेंज जैसा कुछ हुआ नहीं है। ईरान में अब भी इस्लामिक सरकार का शासन है। आयतल्ला खामेनेई की जगह उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई है। अब तो और ज्यादा कट्टर नेता और IRGC के कमांडर्स ईरान की कमान संभाल रहे हैं। इस युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप अपने किसी भी लक्ष्य में हासिल कामयाब नहीं हुए। उल्टा उनका रिपोर्ट कार्ड बताता है कि इस युद्ध से उन्होंने दुनिया के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी। तो कौन सी है वो नई परेशानी? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस युद्ध से पहले खुला था, उसे युद्ध ने बंद करवा दिया। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही मुफ्त होती थी, अब वहां ईरान टैक्स वसूलने की बात कह रहा है। इस युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो गई। जो कच्चा तेल इस युद्ध से पहले $68 प्रति बैरल था, वो अब $109 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। दुनिया भर के शेयर बाजार रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। निवेशकों के 1070 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ऊपर से 96 देशों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का भयानक संकट, सब इस युद्ध की देन है। इस युद्ध के कारण नेटो का भविष्य भी धुंधला दिख रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि इस युद्ध के खत्म होते ही अमेरिका नेटो से अलग हो जाएगा और 1949 में बना नेटो कहीं टूट ना जाए, इस पर पूरी चर्चा छिड़ गई है। क्योंकि अमेरिका ने खुद कहा है वो इससे अलग होगा। आखिर वो इसमें इतना पैसा क्यों देता रहे अगर नेटो देश उसकी युद्ध में मदद नहीं कर रहे? यानी इस युद्ध की बैलेंस शीट खोलिए अपने सामने, तो इस युद्ध की बैलेंस शीट ये बताती है कि अमेरिका ने इस युद्ध से पूरी दुनिया को एक बड़े नुकसान की तरफ धकेल दिया है। जिस ईरान ने हमें कभी कोई मदद नहीं की, उस ईरान के लिए इस युद्ध में हमारे देश के लोगों ने अपना खजाना खोल दिया है। भारत में अनेकों ऐसे मुस्लिम हैं जो अपने घर का सोना, अपनी जमा पूंजी, अपना कैमरा, अपने घर का कीमती सामान, अपने घर के बर्तन तक ईरान को मदद के लिए भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में वो ईरान के लिए अपने घर का सोना ही नहीं बल्कि अपनी और अपने बच्चों की जान भी कुर्बान कर सकते हैं। करगिल में तो ईरान की मदद के लिए एक एक अंडे की 6-6 हजार रुपए में नीलामी हुई है। करगिल की बात बता रहे हैं हम आपको।
भारी तादाद में यहां शिया मुस्लिम रहते हैं। एक मुर्गे के लिए 1.25 लाख रुपए, आप सही सुन रहे हैं, एक मुर्गे के लिए 1.25 लाख रुपए में नीलामी की गई है। देखिए 5001 अंडा नहीं, ये अंडा नहीं है, बम खैबर बम 6005 पिछले कुछ समय से 5-6 दिन से जो एक डोनेशन ड्राइव शुरू हुई है ईरान के लोगों के लिए, जो मंशा वो ये है कि एक सपोर्ट जाए कश्मीर से, किस तरीके का प्यार और कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है ईरान के साथ। इसमें जो लोग आते हैं जोक दर जोक और इस डोनेशन में हिस्सा लेते हैं और अपने मदद का इजहार करके यहाँ पे जेवरात, नकदी और बर्तन जो भी है उनके पास वो डोनेट करते हैं। हमें ईरान के साथ एक मजहबी वाबस्तगी है, उस वजह से यहाँ की आवाम ने पुरजोश होकर जो उनका कीमती असासा है, जो चाहे उनके पास सोना हो, पैसा हो या जेवरात हो या बाकी असासा जो उनके पास मौजूद हैं, वो उन्होंने इस बड़े मकसद के लिए यहाँ पे जमा किया है। काफ़ी ज़रूरत है ईरान की आवाम के लिए। हमारे जो हाल ही में रहबर मौज़म की शहादत हुई है, हमारी जानी कुर्बान, माल कुर्बान, हमारे औलाद कुर्बान। मेरी 1000 हुई थी जब। सारे दिन? हाँ। क्यों दिया? मैंने 1 साल तक ये पैसे किए थे जमा, ये मैंने ईरान की मदद करने के लिए दिए। ईरान के लिए चंदा तब से जुटाया जा रहा है जब 14 मार्च को भारत में ईरान के दूतावास ने अपने मुख्य बैंक खाते में लोगों से दान मांगा था और इसके बाद बहुत सारे लोगों की तरफ से ईरान को यह मदद भी दी गई। हालांकि ये बात इन लोगों को पता नहीं होगी कि जो कैश और जो सोना लोगों ने दान किया है वो सामान तो सीधे ईरान जा ही नहीं सकता है। नियमों के अनुसार किसी भी देश का दूतावास अपने मुख्य बैंक खाते का इस्तेमाल दान लेने जैसे कामों के लिए नहीं कर सकते। इसके लिए विदेश मंत्रालय की अनुमति से नया खाता खोलना जरूरी होता है। इसके अलावा जुटाई गई रकम को भारत से बाहर भेजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कड़ी जांच जरूरी होती है। अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी ईरान का दूतावास भारत के लोगों से मिले सोने और कैश को डिप्लोमेटिक पाउच के माध्यम से ईरान नहीं भेज पाएगा। ये चीज सीरिया के वक्त भी हुई थी, जब 2023 के भूकंप के बाद भारत में सीरियाई दूतावास को दान मिला था और यह दान भारत के खातों में ही पड़ा रह गया। ईरान के मामले में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि ईरान के दूतावास ने कहा है कि वो इस कैश और सोने को बैंक से बदलवाकर दवाइयां खरीदेगा और फिर इन दवाइयों को ईरान भेजा जाएगा और ईरान के मुताबिक उसने इसकी भारत की सरकार से अनुमति ले ली है।